आप सभी का स्वागत है नॉलेज और डिस्कशन चैनल के इस छोटे से वीडियो में। आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्रगुप्त पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक बहुत ही विशेष तरह का पर्व है। इसमें मूलतः कायस्थ समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है ये चित्रगुप्त पूजा के साथ साथ कायस्थ समाज से संबंधित है। कायस्थ समाज के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ओरिजिन क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक आर्थिक स्टेटस क्या है और इनका रोल क्या है। कायस्थ समाज की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें भगवान विष्णु के नारायण अवतार जो कि सतयुग में हुआ उसे देखना पड़ेगा। जब हम भगवान विष्णु के नारायण अवतार को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि नारायण अवतार में भगवान विष्णु के नाभि में एक कमल का फूल होता था। उस फूल से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा की। ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा को नारायण रूपी भगवान विष्णु के द्वारा ये आदेश दिया गया कि आप जा कर के और संसार की रचना करें। और उसके बाद ब्रह्मा ने संसार की रचना की, साथ साथ रचना की मानवों की, जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, पशु पक्षियों की और उसके साथ उत्पन्न हुए कुछ राक्षस, दैत्य, ये सब कुछ। इन सब की उत्पत्ति के बाद और संसार को बनाने के बाद धर्मराज को ब्रह्मा के द्वारा ये आदेश दिया गया कि संसार में इतने सारे लोग हैं, ये सब अच्छे बुरे कर्म करते हैं। इन अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा होना चाहिए और उस लेखा जोखा होने के साथ साथ इनको इनके कर्मों के हिसाब से दंड भी देना होगा। अब ये धर्मराज कौन है? तो धर्मराज यमराज के थोड़े नम्र चेहरे को कहते हैं, यानी कि यमराज का ही दूसरा रूप धर्मराज है। यमराज जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। इस बात को सुन करके ब्रह्मा से धर्मराज ने ये कहा कि इतने बड़े संसार में जहाँ की लाखों करोड़ों पशु पक्षी आपने बनाए हैं, इसका लेखा जोखा रखने के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि लेखन कला में निपुण हो, वेदों का ज्ञाता हो और वो इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा रख सके और साथ साथ यह भी बता सके कि शास्त्रों के हिसाब से किस व्यक्ति को कौन सा दंड देना चाहिए और किस व्यक्ति को अच्छा स्थान देना चाहिए। जिसके बाद ब्रह्मा ने 1000 वर्षों की समाधि लगाई। 1000 वर्षों की समाधि के पूर्ण हो जाने के बाद जब उनके आँख खुले तो उनके आँखों के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुए जो कि चित्रगुप्त थे। ब्रह्मा ने चित्रगुप्त से पूछा कि तुम कौन हो? चित्रगुप्त ने ये कहा कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि मेरे माता पिता कौन हैं, लेकिन मैं ये अवश्य जानता हूँ कि मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ और आप ही मेरा नामकरण अब करें। इस बात को सुन करके ब्रह्मा ने उस व्यक्ति का नाम कायस्थ रखा। कायस्थ का अर्थ काया यानी कि शरीर और अस्थ यानी कि सच्चाई, स्थिति, यानी कि शरीर की स्थिति, शरीर की वास्तविक स्थिति। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए कायस्थ, जिनका कि नाम खुद ब्रह्मा ने कायस्थ रखा। बाद में कई सालों की तपस्या के बाद श्री चित्रगुप्त ने ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित करने के बाद इनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी हुई इरावदी से जो कि सुशर्मा ऋषि की पुत्री थी और वो एक ब्राह्मण थी। दूसरी शादी हुई दक्षिणा से जो कि मनु की पुत्री थी और वो एक क्षत्रिय थी।
अब ये तो बात हो गई कि वेद पुराण क्या कहते हैं कायस्थों के बारे में। उससे जब हम आगे आते हैं तो जब भारतीय समाज में प्राचीन भारत के भी बहुत पहले, वैदिक काल के भी पहले, जब भारत में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, जिस वक्त की समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में आखिर कायस्थ समाज की क्या स्थिति है, इनको कहाँ पर रखा गया है। तो जब हम इन 4 वर्णों की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कॉलर्स के माध्यम से ये कहा गया है कि कायस्थ समाज को ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में रखा गया। साथ ही साथ बहुत सारे विदेशी लेखकों ने ये भी कहा है कि कायस्थ समाज के लोग किसी एक वर्ण से नहीं आते थे। ये लोग ब्राह्मण वर्ण के भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे और वैश्य भी थे। इनके कर्म और इनकी बुद्धि ने इन्हें सभी वर्णों से निकालकर एक अलग जगह पर ला कर के रख दिया, जिसे कि कायस्थ के नाम से हम सब जानते हैं। इतिहासकारों की माने तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में या फिर इनके साथ में रखने के कारण है क्योंकि प्राचीन भारत हो या फिर मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो, कायस्थ समाज के लोगों ने क्षत्रियों के साथ काम किया लोक सेवक बनकर, और चूंकि ये पठन पाठन के कार्य में भी थे तो इसलिए इन लोगों ने ब्राह्मण के साथ भी काम किया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कायस्थ के कई कुल हैं, या फिर यूं कहें कि समाज के कायस्थ समाज के ही कई अंग हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चांद्र सेनीय कायस्थ प्रभु नाम से एक कुल है। ऐसा माना जाता है कि ये एक क्षत्रिय कुल है, कायस्थ का ही एक क्षत्रिय अंग है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में चित्रगुप्त वंशी कायस्थ होते हैं, जो कि वास्तविकता में ब्राह्मण माने गए हैं। इनकी नज़दीकियां क्षत्रियों से ज़्यादा ब्राह्मणों से हैं। उसके साथ ही साथ बंगाल की बात करें तो बंगाली कायस्थ का भी एक वहाँ पर समाज होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो पाल डायनेस्टी हुआ करती थी, तो पाल डायनेस्टी के जो शासक थे वे भी कायस्थ समाज से ही आते थे। यानी कि प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो, इन तीनों भारत में और तीनों भारत के इतिहास में कायस्थ समाज के बारे में हमें हर जगह सूचनाएं और इसके प्रमाण प्राप्त होते रहे हैं। केवल कायस्थ समाज के बारे में ही नहीं, बल्कि कायस्थों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी, फिर चाहे वह राजतरंगिणी हो या फिर अन्य कोई भी विदेशी या फिर स्वदेशी लेखक के द्वारा रचित कोई भी ग्रंथ। इसका सबसे पहला प्रमाण हमें प्राप्त होता है मथुरा में वसुदेव प्रथम के शिलालेख से। इसके साथ ही साथ कुमार गुप्त के भी शिलालेख से हमें कायस्थ समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसे कि हम सब प्रथमा कायस्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इतिहास में प्रमाणित तौर पर इसी शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ कर्ण कायस्थ, जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ करते हैं, इनके बारे में जानकारियाँ वैनय गुप्ता के शिलालेख से प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ अगर मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इसमें भी एक सकत दास नामक कायस्थ अधिकारी की बात की गई है। चाणक्य के साथ काम करने वाले अकाला को भी एक कायस्थ समाज का व्यक्ति ही माना गया है। इसके साथ ही साथ कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है, उसके बारे में भी कायस्थ समाज के लोगों के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर हम अंग्रेजी हुकूमत की बात करें तो कायस्थ समाज के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत में भी लोक सेवाओं में ऊंचे पदों पर रह कर के कार्य किया है। साथ ही साथ कोर्ट में भी
न्यायिक पदों पर बैठ करके बहुत सारे कार्य किए हैं। कायस्थ समाज के लोगों की स्थिति प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक भारत में, तीनों भारत में काफ़ी अच्छी रही है। इन लोगों को बुद्धिमान माना जाने के वजह से हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पदों पर स्थान दिया गया है। कायस्थ समाज के लोगों को कई तरह के टाइटल्स भी दिए जाते थे और ये टाइटल्स जो थे वो वास्तविकता में उनके पदों के हिसाब से दिए जाते थे, जैसे कि लाला, मुंशी और ठाकुर। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं या जो टाइटल हैं, ये सब इनके पदों के हिसाब से मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, इन सब जगहों पर कोई ना कोई टाइटल अलग अलग कार्यों के हिसाब से दिए गए हैं। जब हम मॉडर्न भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो फिर चाहे वह फ्रीडम स्ट्रगल हो या फिर धर्म सुधार हो या फिर स्कॉलर्स की बात हो या फिर लीडर्स की बात हो या फिर मिलिट्री की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में कायस्थ समाज के लोगों का अहम योगदान रहा है। अगर हम इसके उदाहरण के स्वरूप कुछ पर्सनालिटीज़ की बात करने की कोशिश करें तो सबसे पहली पर्सनालिटी जो हमारे सामने आती है वो है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, जिनको कि 20 साल से भी कम उम्र में फांसी दे दिया गया था, ये यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं भारत के। इनके बाद अगर हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी कायस्थ समाज से ही आते थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार की भूमि से बिलोंग करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगर हम लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो साहित्य के फील्ड में मुंशी प्रेमचंद एक अहम नाम रहे हैं। इसके साथ अगर हम राजनीति की बात करें तो बाला साहेब ठाकरे या फिर और भी बहुत सारे कायस्थ समाज के लोग आज भी राजनीति में अपनी एक प्रबल दावेदारी रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको कि हम जानते तो हैं लेकिन उनके बारे में उतनी बात करने से शायद डरते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बाद बिपिन चंद्र पाल, और उसके साथ ही साथ अभिनय की बात करें अगर फिल्मी दुनिया में तो अमिताभ बच्चन, ये सभी लोग कायस्थ समाज के ही जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग कायस्थ समाज से ही आते हैं। यानी कि कायस्थ समाज हमेशा से, चाहे वह आदिकाल हो या भारत का कोई भी इतिहास का भाग हो, उस भाग में हमेशा से एक एजुकेटेड वर्ग, शासक वर्ग, ब्यूरोक्रेट वर्ग यानी कि लोक सेवक, शिक्षक, शिक्षित वर्ग, स्कॉलर, जमींदार, न्यायिक अधिकारी, स्क्राइब्स, और इसके साथ ही साथ एलिट क्लास बन करके हमेशा से रहा है। ये है कायस्थ समाज का एक छोटा सा इतिहास। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगें और सही लगें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।